हेलो दोस्तों। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान और दमदार पर्सनैलिटी से हर घर में अपनी पहचान बनाई है। टीवी की दुनिया में, जी हाँ दोस्तों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। उसमें सोढ़ी के किरदार को इन्होंने एक नया आयाम दिया। ये एक मजे हुए अभिनेता हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं। और आज हम इनसे सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं करेंगे। एक्टिंग की बात, आपने एक्टिंग इनकी देखी है, एक्टिंग जर्नी के बारे में हमने पहले भी बात की है। बल्कि उनके उस जुनून पर चर्चा करेंगे जिसे इन्होंने बड़े पर्दे पर उतारा है। उनकी हाल में ही फिल्म रिलीज हुई है, चमार साहब 2, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए स्वागत करते हैं लाट सिंह मान जी का, जिन्हें आप सभी प्यार से सोढ़ी तारक मेहता के नाम से भी आप जानते हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप शुभकामनाएं स्वीकार करिए। आपकी मूवी जो है सिनेमा घर तक पहुंची, क्योंकि आजकल बहुत सी फिल्में ओटीटी या यूट्यूब पर ही रह जाती हैं, सिनेमा घरों तक नहीं जा पाती। तो आपकी ये मूवी चमार साहब 2 सिनेमा घर पे आई, सिनेमा घरों में चल रही है, तो कैसा रिस्पॉन्स है? जी, मैंने ये कोशिश की थी सर, चमार साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी है चमार कौम, रविदासिया भाईचारा, जो बहुत रिच और बड़ी पावरफुल कौम है। पर उनके ऊपर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी थी। वो ट्राई मैंने की, कोशिश की, विरोध भी हुआ, गाली गलौज भी मेरे साथ हुआ, शूटिंग में रुकावटें भी आई। नाम सुन के बड़े एक्टर मना कर देते, कैसे कैसे करके मैं ये फिल्म मतलब कंप्लीट की। और अभी इसके शोज लगने शुरू हुए। सबसे पहले इटली में ये मेरी पहली फिल्म है एज ए राइटर डायरेक्टर जो सिनेमा घर तक पहुंची है। कुछ को शो लग चुके हैं अभी। पूरे यूरोप में संडे को एक एक दो दो शो हर थिएटर में लगा करेंगे, क्योंकि इतनी कम्युनिटी वहां ज्यादा है नहीं यूरोप में। उसके बाद फिर इंडिया लेके आएंगे, तो इंडिया मेरे ख्याल से वैसे जैसे ऑल ओवर रिलीज करते हैं उस हिसाब से रिलीज करेंगे। उसके बाद हिंदी में डब करके ओटीटी में मतलब बनाएंगे, ओटीटी पे रिलीज करेंगे। पर फिल्म बहुत सफल रही है, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, बहुत सारी बधाइयां मिली हैं, और मैं बड़ा खुश हूं। और प्रोड्यूसर ने अनाउंस कर दिया है कि रेडी हो जाओ, स्क्रिप्ट रेडी कर लो चमार साहब 3 के लिए। और मुझे और खुशी हो गई कि 3 भी स्टार्ट होने वाली है जल्दी, और 3 बड़े बजट की होगी सर। हम्म, बहुत खूब। आपकी जो इमेज है वो एक कॉमेडियन की है। तारक मेहता से आपको बहुत ज्यादा काम तो आपने बहुत किया, लेकिन तारक मेहता से आपकी एक खास पहचान बनी है। ओए बल्ले बल्ले शाबाश। बस बस, थक जाओगे। तो चमार जी, साहब 2 में जो आपका कैरेक्टर है, तो क्या वो सोढ़ी वाला कलर उसमें लोगों को देखने को मिलेगा? एक्चुअली सर, जैसे एससी क्लास के ऊपर जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें विलन ब्राह्मण को दिखाया जाता है कि ब्राह्मण ठाकुर लोग जो हैं वो एससी क्लास पे, दलित भाईचारे पे अत्याचार करते हैं। मैंने वो, क्योंकि मैं रियल भारतीय हूं और मुझे पता है कि भारत में तो पहले ही इतने समुदाय बन चुके हैं, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैंने वो मेथड नहीं अपनाया। मैंने जो विलन खड़ा किया है वो मैंने एक इंसान खड़ा किया है, काला साहब नाम का एक पावरफुल आदमी है, उसको मैंने खड़ा किया है। और इसमें मैं वो रोल मैंने खुद किया, मैं खुद नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि मैंने जितने भी बड़े एक्टर हैं पंजाबी सिनेमा के उनसे बात की, तो कोई भी काम करने को तैयार नहीं था इस फिल्म में। तो मैंने वो रोल खुद किया है। वो एक विलन टाइप रोल है, जैसे अमरीश पुरी साहब किया करते थे। तो आपको कहीं लगा नहीं कि ये, खास करके हमारे देश में लोग आपको सोढ़ी के रूप में
देखते हैं, एक इमेज बन जाती है दर्शकों के दिमाग में। तो आपको इस इमेज को तोड़ने में आपको नहीं लगा कहीं ये मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए? नहीं, एक तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि मुझे वो करना पड़ा। बाकी मैं एक एक्टर हूं, मैं हर तरह की एक्ट कर सकता हूं, है ना। और फिर विलन है तो मेरी आवाज, मेरा वो कद काठ, वो सब वैसा है, तो मेरे लिए वो बहुत आसान हुआ, बड़ा अच्छा हो गया, मतलब बहुत प्रभावशाली रोल हुआ। हम्म। तो आपके अलावा इस मूवी में और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने फिल्म में एक तो चार चांद मैं हूँ, लगाने का? जी। और एक पंजाबी फिल्मों के भीष्म पितामह जिसे माना जाता है, पंजाबी सिनेमा का भीष्म पितामह, वो साउथ की भी बहुत फिल्में करते हैं कंटिन्यू, हिंदी में भी बहुत में है वो, महावीर भुल्लर साहब। फिल्म का 20-25 लाख 30 लाख चार्ज करते हैं वो पंजाबी फिल्म का। वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। और वो मैंने उनसे निवेदन किया तो वो मेरी निवेदन पे फिर कैसे कैसे करके आ गए। एक गुलशन पांडे जी, वो तो आप जानते ही होंगे, मुंबई वाले, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। बाकी जो दूसरे कलाकार हैं वो भी काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं, मतलब लोग फिल्मों में जानते हैं। इस फिल्म में नायिका कौन है? नायिका सर हमने इस फिल्म में रखी नहीं। तो क्या कोई सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर नहीं है मूवी में? नहीं, जैसे विलन की वाइफ जो है वो एक धार्मिक लेडी है, एक धर्म पे चलने वाली औरत है ना। पर नायिका हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमारा प्लान था फिल्म को गुरुद्वारा साहब जो हैं, चमार कौम के गुरुद्वारा साहब हैं, उनमें दिखाने का, तो फिर वो हीरोइन वाला कंसेप्ट हमने हटा दिया। तो जब ये फिल्म बन रही थी तो कभी किसी पॉइंट पर आपको लगा कि ठीक है, मेरा कैरेक्टर तो कोई और ऐसा कैरेक्टर जो जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो कि काश ये वाला रोल मुझे करना चाहिए था? सर मैंने 12 एक्टर से बात की, 12 से 14 एक्टर से बात की। वो पहले मान गए, जब मैंने नाम बताया तो वो उसी टाइम मना कर गए। बार बार मतलब जो भी लोग फिट थे उनसे बात करता रहा, नाम सुनते ही वो फिल्म छोड़ देते। तो मजबूरी में, हाँ, मुझे एक बात का दुख है सर, एक बात का दुख है कि मेरी फिल्म पंजाब में भी शोज लगे और अब इटली में सिनेमा में लग रही है। मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया, तपस्या की, विरोध हुआ, गाली गलौज भी किया लोगों ने, पर किसी भी कम्युनिटी की संस्था ने मुझे एक अवार्ड तक नहीं बुला के दिया। उस बात का मुझे दुख है सर। तो ऐसा क्यों हुआ आपको? आपने कुछ कारण ये तो मुझे सोचा पता होगा। नहीं सर, ये मेरी भी समझ से बाहर है। और भी हम्म। लोग बोलते हैं कि अगर मतलब तूने जो किया है ये इम्पॉसिबल है, ये मतलब वो पंजाब में सोचा भी नहीं जा सकता था इस नाम पे, इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए, पर तूने कर दिखाया। पर तुझे मतलब वो, तुझे तो मतलब चमार कौम का एक हीरो टाइप बन जाना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं सर। इस फिल्म में ऐसा कौन सा दृश्य है, कौन सा ऐसा सीन है जिसको फिल्माने में आपको बहुत अच्छा भी लगा हो और बहुत परेशानी भी हुई हो? सर इस फिल्म में बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है। हमने सिटी की सब्जी मार्केट, जिसका अगर मतलब चार्ज अगर करते तो रोज का 50,000 1 लाख रुपया चार्ज होता, पर वहां चमार गांव के लोग थे जिन्होंने सब सेटलमेंट किया। वो खुद मतलब भीड़ भड़के में खुद हमारी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत क्राउड होता मार्केट में, बड़ी मार्केट है, तो कोई इधर से आएगा कोई उधर से, वो फिल्मों वालों की सुनेगा नहीं। हमारा इतना बजट तो है नहीं कि हम 500 रख सके। पर जो मार्केट का मेन था, भाई साहब, मैं अभी उनका नाम नहीं याद मुझे, वो भी खड़े हो गए कि हम साथ हैं, कोई बात नहीं करो। और भी बहुत सारे सज्जन खड़े हो गए, उन्होंने खुद फिर पूरे क्राउड को मतलब अपने हिसाब से मतलब सेट किया। और वो मार्केट के सीन बहुत टफ थे लेने। तो फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो आपके दिल के करीब हो जो आप सुना सकें? कोई सब्जी बेचने वाला है, वो मुझे हफ्ता नहीं देता, तो मैं उसे बोलता हूँ कि हमारा हक क्यों नहीं देता। वो बोलता है तुम्हारा कौन सा हक, ये जो सब्जी की गाड़ी है तो हमारी वजह से आगे यहाँ बैठा है। तो वो बोलता है कि तेरी वजह से नहीं, अंबेडकर साहब की वजह से। फिर मैं हंसकर बोलता हूँ कि अंबेडकर, अंबेडकर कौन है? वो सामने से बोलता है कि अंबेडकर वो हैं
जिनकी वजह से आजाद हैं और खुले में सांस ले रहे हैं, फिर मैं फिर दोबारा हंसता हूँ और फिर बोलता हूँ लगता तेरा दिमाग हिल चुका है। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ अच्छा, एक बात और बताइए कि चूंकि जब भी आप आते हैं पॉडकास्ट हम आपके साथ करते हैं, तो लोगों के कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार लोग कहते हैं कि आपने उनसे सोडी वाला कोई डायलॉग नहीं बुलवाया। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप सोडी का कोई फेमस डायलॉग आप बोलें तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वाह, क्या बात है सर। तो सर, इतनी आपने अभी इन दिनों में काम किया, तो तारक मेहता की टीम से दोबारा जुड़ने का कुछ उम्मीद नहीं लग रहा? सर अभी तारक मेहता की टीम से तो जुड़ने का मुझे पता नहीं, पर शायद मैं तारक मेहता के प्रोड्यूसर से शायद जुड़ जाऊं, क्योंकि मैं अब छोटा ही सही पर मैं एक मेकर बन चुका हूं। वो प्रोड्यूसर हैं तो बात उनसे होती रहती है, किसी टाइम भी उनका मन करे तो बोलेंगे चलो भाई कर दो काम शुरू, प्रोजेक्ट मैं उन्हें सुनाता रहता हूँ कोई ना कोई। तो ये हो सकता है कि मैं आसिफ जी के साथ कोई ऐसे डायरेक्टर राइटर काम करूँ। जब ये फिल्म चमार साहब सिनेमा घर में लगी तो आप खुद जी देखने गए? सर, मैं पहले पंजाब में शो लगे ना गुरुद्वारा में, हम्म। पहले गुरुद्वारा में शो लगाए गए, वहां बहुत फिल्म को मतलब जगह मिली, लोगों ने बहुत सराहा फिल्म को कि वाकया ही कोई फिल्म है। तो लोग कोई सामने से बोलते थे कि तो ऐसा जो लग रहा है जैसे दर्शकों साउथ के मेकर फिल्म बना के गए हैं। दर्शकों ने आपको रिस्पांस दिया, तो कोई जी जी ऐसा खास कमेंट जो किसी फैन ने या व्यूअर ने आपको बोला हो जो आपके दिल को छू गया हो? सर, उसमें ना एक टाइम पे एक सच्चा अम्बेडकरवादी है जिसको जो विलन है जलील करता है। जब वो जलील होता है तो जब हमने पहला शो लगाया तो मुझे मेरे टीम के बंदे ने बताया कि लोग रो रहे थे। दूसरी बार मैंने खुद देखा फिर उस टाइम पे कि सच में, और सच में जितने स्क्रीन के पास पास बैठे थे सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और फिर 5 शो लगाए हमने पंजाब में, और 5 शो, पहला शो तो मैं देख नहीं पाया, बाकी के 4 शोज में मैंने देखा कि हर बार लोग जो सामने बैठे थे, जब वो सच्चे अम्बेडकरवादी को बेइज्जत किया जाता है, उस पर झूठा इल्जाम लगा के, तो वो पागल हो जाता है, तो फिर लोगों की आंखों से अपने आप आंसू गिरने शुरू हो जाते। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे तारक मेहता फेम सोढ़ी को, और सोढ़ी जी की इन बातों से आपको पता चला होगा कि वो अपनी फिल्म चमार साहब 2 के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने दोस्त आशीष कुमार को। देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स को। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं एक और फेमस पर्सनालिटी के साथ। जय हिंद।